नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब, जो कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल, सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और पिछली हमारी सीरीज थी पॉलिटिक्स से संबंधित, और आज मैं ऐसा लेक्चर लेकर आया हूं जो कि आप कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो फिर इस टॉपिक से सवाल 100% आते हैं भाई। क्यों? क्योंकि किसी एग्जाम के अंदर 12 तक सवाल आते हैं, किसी में 6-7 सवाल आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। करंट अफेयर्स का हर एग्जाम के अंदर रोल होता है, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है। एक क्लास मैंने पहले और अपलोड कर दी है। जुलाई की मैं 4 क्लास लेके आने वाला हूं। उसके बाद में एक मंथली मैराथन भी लेके आने वाला हूं, तो आप जरूर देखिएगा। इस क्लास को भी आप बीच में स्किप ना कर पूरा जरूर देखिएगा, और अपना बाद में देखने के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें और हम आपकी तैयारी को और 4 चांद लगाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहला ही टॉपिक देख लीजिए। एक बात मैं और बता दूं आपको, जो हम इस लेक्चर के अंदर जो लेने वाले हैं, जो भी पूरा मैटर लेने वाले हैं भाई, क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है, पूरा थ्योरी बेस्ड होगा। थ्योरी बेस्ड इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होता तो 1-2 जानकारी होती, और हो सकता है एग्जाम में कुछ और जानकारी पूछ ले। तो इसलिए इस क्लास को हमने थ्योरी बेस्ड बनाया है, थ्योरी से ही ज्यादा क्वेश्चन सही हो, इसीलिए हमारा मकसद ये था। ठीक है ना? तो अब देखिए, ये क्लास आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें। लेते हैं आज का पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नवीनतम साइटें घोषित हुई है यूनेस्को की। ठीक है ना? यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, भारत के 44वें क्रम, ध्यान रखना, अभी तक 43 साइटें थी भारत के अंदर, अब 44 साइट हो चुकी हैं, जो कि यूनेस्को को विरासत स्थल, जो किसको शामिल किया गया है? मराठा सैन्य को। बार बार कह रहा हूं, मराठा सैन्य परिदृश्य को, जो कि भारत की 44वीं साइट बन चुकी है। ठीक है ना? उससे पहले भारत के अंदर कितनी साइटें थी? तो आप सबको पता होगा, 43 साइटें थी। ठीक है ना? 43 साइट थी, और वर्तमान के अंदर 44 साइट हो चुकी हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा, यूनेस्को। ठीक है? अब देखिए, जो यूनेस्को है, उसके अलावा मैं आपको और बता दूं, जो यूनेस्को है उसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसका शॉर्ट नाम है यूनेस्को, जिसकी स्थापना भी आगे आने वाली है, लेकिन आपको फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। और अब देखिए, भारत की जो अभी 43वीं जो बैठक हुई थी, कितनी? 43 जो साइड है, 43 साइड है, वो कौन सी थी? असम राज्य के असम राज्य के अहोम राजवंश की टीला, जो कि दफनाने के जो शमशान घाट था, उसको शामिल किया गया था, जो कि 43 साइट थी। लेकिन 44 यानी कि 44वीं साइट, जो कि यूनेस्को की, भारत के अंदर मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। यह ध्यान रखना, यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और फिर आप देख लेना, यह क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। अब देखिए, आगे देखिए, धरोहर समिति की 47वें वार्षिक सत्र, जो कब से कब तक चला था? जो 6 से 16 जुलाई 2025 तक यह चला था। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर यह चला था, और इसी के अंदर इस 44वें यूनेस्को साइट को शामिल कर लिया गया है। भारत के 44 साइट हो चुके हैं यूनेस्को के, ध्यान रखना, जो कि मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। उसके अलावा आप 43वीं जरूर याद रखें, क्योंकि वो पीछे वाली, अगर मिलान वाला क्वेश्चन पूछेगा तो पीछे वाले भी पूछ सकता है। ठीक है ना? तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है ना? 44वीं कौन सी है? तो मराठा सैन्य, और मराठा सैन्य का परिदृश्य। अब आपको देखिए, जो मराठा सैन्य है, वो मराठा सैन्य का, जो मराठाओं का आप देखते हो महाराष्ट्र के अंदर, जो कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इनका एक इतिहास रहा था। ठीक है ना? 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। और देखिए, अब
देखिए 12 किलों का एक श्रृंखला, उसके अलावा 12 किलो की एक श्रृंखला को शामिल किया गया है। अब देखिए जो कि 11 किले तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है ना, और एक किला तमिलनाडु के अंदर है। इन 12 किलों को शामिल किया गया है। मराठा, आप सबको पता होगा शिवाजी से संबंधित है, ये शिवाजी से संबंधित है मराठा। तो जो सबसे ज्यादा यही थे, ठीक है ना, पराक्रमी शिवाजी ही थे। और शिवाजी या फिर मराठा सैन्य ताकत को ही अभी वर्तमान के अंदर 44वीं यूनेस्को साइट के अंदर शामिल किया गया है। कौन से क्रम का सत्र था? तो 47वां क्रम का सत्र था। 43वीं साइट कौन सी थी? असम के कौन सा वंश? अहोम राजवंश था। और इसके क्या शामिल किए गए थे? तो राजवंश के टीला, जो कि उनका शमशान घाट था, उनको शामिल किया गया था। लेकिन अब 44 में क्या शामिल किया गया? जो कि मराठाओं का जो प्रदेश है, सैन्य प्रदेश को शामिल किया गया। लगभग 12 किले इसमें शामिल किए गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब देखिए यूनेस्को में सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक, देख लीजिएगा, सबसे अधिक विश्व के अंदर सबसे अधिक अगर पूछे तो यूनेस्को की साइटें या फिर यूनेस्को स्थल किस देशों के हैं? तो ये इटली जैसे और चीन देश के हैं। लगभग 60 के करीब ये स्थल शामिल है। अब देखिए यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत में 44 स्थल, ठीक है, 44 स्थलों के साथ दुनिया में भारत का कौन सा क्रम है? तो छठा नंबर है भाई। दुनिया में भारत में अब तक 44 साइट हो चुकी है और उस हिसाब से देखा जाए तो भारत का विश्व के अंदर छठा स्थान पड़ता है या फिर आता है। लेकिन एशिया के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा स्थान है, क्योंकि एशिया में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। अब देख लीजिएगा, पहले भारतीय स्थल, सबसे पहले भारतीय स्थल कब शामिल किए गए थे? 1983 के अंदर, ठीक है, 1983 के अंदर ये पहले स्थल शामिल किए गए थे। एक तो अजंता की गुफा, एक एलोरा की गुफा, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा इसी 1983 के अंदर पहले भारतीय स्थल में ही उसके अलावा एक ताजमहल, एक आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश। तो मतलब 4 स्थल ऐसे हैं जो कि पहले भारतीय स्थल जो कि 1983 के अंदर ही शामिल कर दिए गए थे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये तो बात याद होनी चाहिए। चलते हैं अगली स्लाइड पर। लेकिन आपको यह बात जरूर याद होनी चाहिए कि वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कितनी साइटें हैं? तो आपको ध्यान रखना है 44 साइट है, 44 साइट है। 43 असम के अंदर है, 44 महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर जो कि 12 किले शामिल किए गए हैं, जो कि मराठों के सैन्य परिदृश्य को यह शामिल किया गया है। अब देख लीजिए थोड़ा बहुत यूनेस्को के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1945 के दिन यूनेस्को की स्थापना होती है। वर्तमान के अंदर इसके अंदर 194 सदस्य हैं, जबकि 12 सदस्य क्या है? सहयोगी सदस्य है। मैं बार बार कह रहा हूं, वो तारीख ये भी पूछी हुई है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है कि जब इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 के अंदर यूनेस्को की स्थापना होती है। वर्तमान के अंदर यूनेस्को के अंदर कितने देश शामिल हैं? तो 194 देश शामिल है, 12 सहयोगी देश भी शामिल है। इसका वर्तमान के अंदर जो मुख्यालय है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है। उसके अलावा जो वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है सॉरी आंद्रे अजोले साहब है, जो कि फ्रांस के भी आंद्रे अजोले, जो कि वर्तमान के अंदर यूनेस्को के महानिदेशक है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगले कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी दे रखी है और यह भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो पहले याद होनी चाहिए और उसके बाद में जो अभी वर्तमान में है उसको याद करना है, और कुछ नवीनतम जो पीछे थी उनको भी आपको याद करना होगा। तो देखिए 40वीं धौलावीरा जो कि 2021 के अंदर गुजरात से थी, इसको भी शामिल किया गया था। क्रम ध्यान रखना, ये 40वें नंबर पर थी। उसके अलावा 41वें शांति निकेतन है
जो कि 2023 के अंदर शामिल किए गए थे, जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, यह भी ध्यान रखना। उसके अलावा 42वीं साइट बेलूर और हेलबेट और सोमनाथपुरा के होयसल के मंदिर है भाई, ये 2023 के अंदर शामिल किए गए थे, जो कि कर्नाटक के अंदर है। तो देख लीजिएगा, कर्नाटक के अंदर 2023 के अंदर 2 शामिल हो रहे हैं। उसके बाद में 43वीं साइड आती है, जो कि अहोम राजवंश, और ये असम के अंदर है, 2024 असम के अंदर। और वर्तमान के अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी वर्तमान में 44 हो गए हैं, जो कि मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 किले को शामिल किए गए हैं। यह हो गया। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि भाई वर्तमान के अंदर यूनेस्को की 44 साइट बन चुकी हैं भारत के अंदर, ठीक है। 43वीं असम के अंदर अहोम राजवंश का वो शमशान स्थल को शामिल किया गया था। उसके अलावा 44वीं अपनी मराठा परिदृश्य को शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर लगभग 12 किले शामिल किए गए। 11 किले तो महाराष्ट्र अकेले के हैं, जबकि 1 किला तमिलनाडु से है, ठीक है। उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को दिन की जाती है, पेरिस फ्रांस। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है, वो फ्रांस की राजधानी, और यहां पर इसके मुख्यालय है। आंड्रे अजोले इसके वर्तमान में महानिदेशक भी हैं, यह भी ध्यान रखना। उसके अलावा 40वीं साइट जो कि धौलावीरा, जो कि गुजरात के अंदर से, गुजरात में पड़ती है, 2021 के अंदर इसको शामिल किया गया। शांति निकेतन जो कि 2023 पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। ये तो 41 हो गए। 42वीं बेलूर हॉलवेट सोमनाथपुरा के मंदिर, होलसेल के मंदिर पूछा जाता है कई बार, और ये कर्नाटक 2023 में शामिल किया गया। अब देखिए 2024 वाला हमने पढ़ लिया, अब ये ध्यान रखना 2025 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला एक पॉइंट क्लियर हो गया है यूनेस्को वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड स्लाइड पे अंदर, या अपना सेकंड क्वेश्चन कौन सा है या कौन सा बन सकता है। तो देखिए, ये देखिए सेकंड, देखिए मिजोरम के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व, क्या राष्ट्रीय महत्व का एएसआई ने स्मारक घोषित कर दिया गया है। एएसआई भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जो मिजोरम के अंदर लुंगफुन रोपोई जो एक स्मारक था, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के बाद में उसके पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो जाती है, केंद्र सरकार की हो जाती है। वहां पर विकास करवाना, वहां से बजट पास करवाना, जितना पैसा है वो केंद्र सरकार लगाने वाली है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो कि एएसआई की फुल फॉर्म है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। उसके अलावा भारतीय पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा 1861 के अंदर इसको स्थापित किया गया था भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा, और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिगम, जिसको भारतीय पुरातत्व जनक भी कहा जाता है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो यदुवीर सिंह जी है, ठीक है ना। देहरादून उत्तराखंड, ध्यान रखना, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, देहरादून। प्रति 2 वर्ष के पश्चात, प्रति 2 वर्ष के बाद ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। आपने देखी होगी 1 रिपोर्ट है ना, ये भी आप साइड में याद रख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर हेडक्वार्टर, और 2 वर्ष के बाद वन विभाग की रिपोर्ट जारी करता है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये हो गया, मैंने ऐसे बता दिया, याद आ गया तो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, अमेरिका ने टीआरएफ, ये अभी चर्चा में रहा था, टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। अमेरिका द्वारा टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ये टीआरएफ कौन है, तो आपको बता दें, ये टीआरएफ देखिए 22 अप्रैल 2025 को दक्षिणी कश्मीर के पहलगांव में
दक्षिणी कश्मीर के पहलगांव के अंदर आतंकवादी हमला होता है, उसके अंदर सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी टीआरएफ ने ली थी, ठीक है ना। और उसी संगठन को वर्तमान के अंदर अमेरिका द्वारा क्या घोषित कर दिया गया है, एक आतंकवादी समूह, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई 2025 6 और 7 मई 2025 को सैन्य कार्रवाई की गई, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था, ये सब आपको पता है जब ये कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। अब देखिए टीआरएफ की फुल फॉर्म द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पाकिस्तान का एक संगठन है जिसको लश्कर-ए-तैयबा इसको चलाते हुए। उसके अलावा 26 नवंबर 2008 के जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, इसका अंदर भी इसका हाथ था, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। टीआरएफ की जो स्थापना है वो मोहम्मद अब्बास शेख और बासित अहमद डार ने की थी। आपको बता दें, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से धारा 370 हटाई थी 31 अक्टूबर 2019 के बाद से इस संगठन ने जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी टीआरएफ की। हालांकि पहले वहां पर नहीं था, लेकिन उसके बाद में इससे वहां पर इसको स्थापित किया गया था। ये पाकिस्तान का एक संगठन है जो कि सबसे पहले पहलगाम हमला हुआ था, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले इसी संगठन ने ली थी। और अब इस संगठन को अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर या फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। ये कब है, कहां की है, कैसे है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये परियोजना को शुरू किया गया या फिर उद्घाटन किया गया था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये कब किया गया? 18 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। और ये कहां पर है? तो ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है, ठीक है, जो कि जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन के नाम से ये भी इसका नाम रखा गया है, जगदीशपुरा हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन, ठीक है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से है। दुर्गापुरा हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो कि लगभग 1190 करोड़ रुपए से ये बनने वाली है, ठीक है। तो आप तो इतना ही ध्यान रखें, प्रधानमंत्री जो ऊर्जा गंगा परियोजना है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन कहां पर किया गया? पश्चिम बंगाल के अंदर। कब किया गया? 18 जुलाई 2025 को किया गया। क्या नाम है उसका? जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइप लाइन है भाई, दुर्गापुरा हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ये नाम आपको स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है, शतरंज वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है, उसने पहले भी पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न, इसलिए आप इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ही देना। अब देखिए 87वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ए रा हरिकृष्ण ये बने हैं 87वें। ये तो बात पक्की हो गई, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं ए रा हरिकृष्ण। लेकिन ये कहां के हैं? तो ध्यान रखना, ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के हैं भाई। कहां, कौन सा राज्य? अक्सर पूछा जाता है कि ए रा हरिकृष्ण का संबंध है, तो अब आपके ऑप्शन में आ रखे होंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कुछ भी आ सकता है, केरल भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहां से थे संबंधित, कौन से राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से ये संबंधित है। इन्होंने किसको हराया था? तो फ्रांस के ला पेलेग्रे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव, यहां पर ये आयोजित हुआ था भाई, ये ध्यान रखना, यहां पर ला पेलेग्रे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव मनाया था। यहां पर आपको, यहां पर ये खेले थे और यहां पर ये इन्होंने शतरंज में ये कौन से बने? 87वें ग्रैंड मास्टर। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन बने हैं, ये ध्यान रखना, क्यों अक्सर वो यही पूछता है कि 87वें या 86वें कौन रहे हैं शतरंज के ग्रैंड मास्टर, तो आपको ये ध्यान रखना। आप देखें एल आर श्रीहरि जो कि 86वें ग्रैंड मास्टर थे भाई। अब ये 86वें आपको ध्यान रखना है, लेकिन
ज्यादातर अगर वो पूछेगा तो इसका पूछ सकता है भाई, 87 वाला ही पूछेगा, लेकिन वो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अब देखिए अगला ये भी ध्यान रखना, विश्वनाथ आनंद कैसे प्रश्न पूछ सकता है, इन तीनों के नाम दे सकता है और वो पूछता है ये कौन से खेल से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना होगा ये जितने 4 नाम लिख रखे हैं, चारों के 4 कौन से खेल से संबंधित है, शतरंज के संबंधित है भाई, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न का अभी आज हाल फिलहाल ट्रेंड बहुत ज्यादा है भाई, वो खिलाड़ी का नाम देता है फिर सामने लिखता है कि संबंधित खेल है और ऊपर इसका नाम लिख रखा होगा विश्वनाथ आनंद संबंधित खेल से है। अब पीछे नीचे नाम लिख रखे होंगे, या तो क्रिकेट होगा, शतरंज होगा, वॉलीबॉल होगा, खो खो होगा, बैडमिंटन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा LR श्री हरि जो कि 86वें ग्रैंड मास्टर थे। अब तो यह ध्यान है, तो अब आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि भारत के पहले जो शतरंज के खिलाड़ी कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद, ये भारत के पहले शतरंज के खिलाड़ी थे जो कब बने थे, 1998 के अंदर। अब देखिए कोनेरू हम्पी, तो पहली वो महिला कौन थी जो कि शतरंज की खिलाड़ी बनी, तो वो है कोनेरू हम्पी जो कि 2002 के अंदर। ध्यान रखना 87वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं एरा हरिकृष्ण, तमिलनाडु के हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फ्रांस लाफ्लेग्रे अंतरराष्ट्रीय शतरंज जो महोत्सव हुआ वहां पर ये खेला गया था। LR श्री हरि जो कि 86वें ग्रैंड मास्टर है। उसके अलावा विश्वनाथ आनंद जो कि 1998 वो पहले भारतीय हैं जो कि शतरंज खिलाड़ी बने भाई। उसके अलावा पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को तो कई बार पूछा गया है, कोनेरू हम्पी को तो कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। कोनेरू हम्पी को तो कोनेरू का तो आगे को उठा लीजिएगा और शतरंज का आगे का स उठा लीजिएगा, ये शब्द बन गया कोस, उससे भी आप याद रख सकते हो, कोस से कोनेरू हम्पी, स से शतरंज का खेल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ भाई क्लास कैसी लग रही है ये भी आप बीच बीच में कमेंट करके जरूर बताएगा, कुछ समझ में आ रहा है या ना आ रहा है ये भी बताएगा, और अच्छी लगती हैं तो भी बताएगा, बुरी लगती है तो भी बताएगा। अब देखिए गोविंद मोहन का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा है। ये गोविंद मोहन कौन है, तो ये गृह सचिव है भाई। कौन है, गृह सचिव है, वो भी भारत सरकार के, केंद्र है ना, केंद्र में ये गृह सचिव है, जिनका 22 अगस्त 2026 तक इनका क्या रहने वाला है, कार्यकाल रहने वाला है, कार्यकाल, ठीक है। ये बढ़ाया गया था, इसलिए न्यूज थी, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना गृह सचिव गोविंद मोहन जो कि 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 22 अगस्त 2026 तक इनका रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो, अक्सर इसमें से प्रश्न आ ही जाते हैं, ये आपको डिटेल से बता रहे हैं। देखिए उज्जवल निकम सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन संगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये चारों नाम ध्यान होने चाहिए। इन चारों को क्या किया गया है, अभी वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा इनको मनोनीत किया गया है, निर्वाचित नहीं हुए, मनोनीत हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि आपने कल ही मैंने क्लास के अंदर बताया था, वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर तो सदस्य मनोनीत करने का जो सिस्टम था वो हट चुका है भाई, क्योंकि 25 जनवरी 2020 से यह सिस्टम या यह परंपरा हटा दी गई है कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर 2-2 सदस्य एंग्लो इंडियन भारतीय या फिर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जो मनोनीत होते थे, वो सिस्टम अब हट चुका है, अब नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत जो राष्ट्रपति जी करते थे वो आज भी होते हुए, ठीक है ना, वो आज भी परंपरा है, ठीक है। अब देखिए वही 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उनमें से 4 सदस्यों का हाल ही में मनोनीत किया गया है, ठीक है, क्योंकि 8 सदस्य पहले से, अरे भाई, और उसके बाद में आपको ये भी पता होगा राज्यसभा तो स्थायी सदन है, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है ये कोई बताएगा, तो 6 साल है। ध्यान रखना यहां पर सदस्य का कार्यकाल है भाई, सदस्यों का कार्यकाल है, आप राज्यसभा का नहीं है, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है,
जो कि कितना साल होता है, 6 वर्ष होता है। और ये प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और अब देख लीजिएगा, ये एक स्थायी सदस्य निकाय है, ये भी आपको पता है। अनुच्छेद 80 के अंदर, अनुच्छेद 80 के अंदर किसका वर्णन कर रखा है, राज्यसभा का वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 80 के अंदर, ठीक है। वर्तमान कुल सदस्य संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान के अंदर ये सीटें कम है, क्यों, ये देख लीजिएगा। वर्तमान के अंदर ये सीटें 238 सदस्य हैं, और जो कि 28 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होती हैं, ठीक है ना। और 3 कौन से, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना, उन तीनों से। लेकिन देखिए राष्ट्रपति 12 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये कौन कौन सा क्षेत्र होगा, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज। विज्ञान, कला, साहित्य, समाज, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज, इन चारों क्षेत्र से राष्ट्रपति महोदय जी को लगता है कि ये सही है, उनको ये आगे मनोनीत कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा की, 245 है भाई। और 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं भाई, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, वर्तमान के अंदर उज्जवल निकम, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंखला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इन चारों सदस्यों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया गया है। वर्तमान के अंदर 250 सीटें हैं, अधिकतम 250 मतलब 250 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर 233 हैं, जिसमें से 233 तो आपके निर्वाचित होती हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। विज्ञान, कला, साहित्य, समाज, ये चारों ध्यान रखना, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज। उसके अलावा इसको उच्च सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। और ध्यान रखना, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ये ध्यान रख लेना। वो कई बार पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, नहीं है भाई, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और वो हर बार मनोनीत होते रहते हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखिए देख लीजिएगा, बोलिविया जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, बोलिविया, वहां पर खसरा और रुबेला जैसी बीमारी फैली हुई है। उसके लिए यहां से 3 लाख की खुराक जो कि भारत ने भेजी हुई, किसने भेजी है, भारत ने भेजी है। क्योंकि अक्सर ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि जुलाई 2025 के अंदर भारत ने किस देश की मदद करने के लिए वहां पर खसरा और रुबेला जैसी बीमारी फैली हुई थी, तो वहां पर 3 लाख की खुराक भेजी थी। तो आप ध्यान रखना, बोलिविया देश, ठीक है ना। ये बोलिविया कहां पर पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप के अंदर ये देश है। अब देख लीजिएगा इसकी राजधानी कौन सी है, तो राजधानी तो लापाज, राजधानी का नाम है लापाज, ठीक है। यहां पर कौन सी मुद्रा चलती है, पैसा कौन सा चलता है, तो बोलिवियानो। और राष्ट्रपति महोदय कौन है यहां पर, लुइस आर्से कैटाकोरा, ये यहां पर राष्ट्रपति है। आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि बोलिविया के अंदर खसरा और रुबेला जैसी बीमारी फैल गई, घातक बीमारी फैली, तो भारत ने वहां पर एक सहायता के रूप में एक खेप भेजी, जिसके अंदर लगभग 3 लाख की खुराक की वो खेप थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लापाज राजधानी याद रख सकते हैं, बोलिवियानो वहां की मुद्रा है भाई। चलते हैं नेक्स्ट, ये खेल वाली प्रतियोगिता जो अभी हुई थी, तो उसका भी लेके आ गए, तीरंदाजी विश्व कप 2025, ये तीरंदाजी विश्व कप 2025 का अभी आयोजन हुआ था। और ये कहां हुआ था, ये कब हुआ था, तो ध्यान रखना, ये 13 जुलाई 2025 को मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। भारत ने कितने पदक जीते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और भारत ने कितने पदक जीते, 3 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत है और 2 कांस्य है, ये भारत ने जीते भाई, ठीक है। अपने भारत वाले याद होने चाहिए,
बाकी वाला याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी ध्यान रख सकते हो 9 पदक के साथ दक्षिण कोरिया इसमें सबसे शीर्ष में रहा था भाई, प्रथम स्थान रहा। ठीक है, अब अपने इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के जो पदक है उस दोनों को याद करना। एक तो है ज्योति सुरेना वेनम, यह ब्रिटेन की एला गिब्सन को हराकर रजत पदक जीता था। ठीक है, रजत इंपॉर्टेंट है, एक ही है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ज्योति सुरेरवा वेनम, ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना, ज्योति सुरेरवा वेनम। उसके अलावा इसने रजत पदक जीता है। उसके अलावा देखिए ज्योति सुरेरवा, इसमें भी साथ में, ठीक है ना, वेनम, परनीत कौर और प्रतीका प्रदीप, इन्होंने चीनी ताइपे की टीम को हराकर इन्होंने टीम के रूप में भी एक मिश्रित रूप टीम के रूप में भी एक पदक जीता है और वो जीता। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा देखिए ज्योति सुरेरवा वेनम और ऋषभ यादव ने भी ये जीता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कांस्य यहां पर था, ठीक है ना, ये भी कांस्य है और ये भी कांस्य है। ठीक है, ये दोनों कांस्य पदक है, ये भी कांस्य है और ये भी कांस्य है। एकमात्र पदक है जो कि ज्योति सुरेरवा वेनम ने जो कि रजत पदक जीता था। ठीक है ना, अब देख लिया जो ये प्रतियोगिता है, जो इसकी स्थापना पहले कब हुई थी, तो 1931 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड, और वर्तमान के अंदर इसके कितने सदस्य हैं, 168 सदस्य हैं। एक बार से वापस से देख लिया, तीरंदाजी विश्व कप 2025 जिसका आयोजन 13 जुलाई 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर इसका किया गया। भारत ने इसके अंदर टोटल 3 पदक जीते थे, एक रजत, 2 कांस्य पदक जीते। उसके अलावा इस प्रतियोगिता के अंदर जो शीर्ष पर देश रहा था उसका नाम है दक्षिण कोरिया। ठीक है, अपने 2 पीछे वाला अगर न याद हुए लेकिन रजत पदक जरूर याद होना चाहिए, ज्योति सुरेरवा वेनम। ठीक है ना, ये नाम आपको याद होने ही चाहिए, ये टीम वाले हैं, अगर न याद हो तो भी ठीक है, लेकिन पर्सन अगर वो पूछता है तो ज्यादातर रजत है या सरवण है उसमें भी पूछता है। ठीक है ना, लेकिन आप याद आपको ये भी कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ज्योति सुरेरवा वेनम, परनीत कौर और प्रतीका प्रदीप, और ये भी टीम में है और ये भी टीम में जीते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाला व्यक्तिगत रूप से जीता है उन्होंने अकेले। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आपको यह वाला तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। विंबलडन 2025 जो कि अभी हुआ है और इसमें दोनों हुआ है, पुरुष और महिला, मैंने वही शामिल किया है जो आपको याद रह सकता है। वैसे इसमें बहुत सारे नाम थे, उसको मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि ज्यादा नाम ऐड करता तो आपको भी याद नहीं होता, लेकिन मैंने सिर्फ पुरुष और महिला वाला याद कराने की कोशिश की है और ये याद हो जाएगा तो भी काफी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये इस जो प्रतियोगिता है इसके अंदर पुरुष और महिला वाला याद हो जाए, यही बड़ी बात है भाई। तो देखिए सबसे पहले जो पुरुष एकल के अंदर है इसके अंदर जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने पुरुष के अंदर विंबलडन में जीता है, विंबलडन का खिताब जीता भी पुरुष वाला जैनिक सिनर ने जीता है, जबकि महिला वाला इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है भाई, इगा स्विटेक ने पोलैंड की है, इसने महिला वाला जीता, इसने पुरुष वाला जीता। आगे वाला याद न हो, उप विजेता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विजेता कौन है ये तो जरूर याद होना चाहिए सबको। जैनिक सिनर और इगा स्विटेक, हालांकि ये भी आप याद कर सकते हो तो जरूर करिएगा। कार्लोस अल्कराज को हराया था किसने, जैनिक सिनर ने, और अमांडा अनिसिमोवा जो कि अमेरिका की थी इसको हराया था महिला एकल में। तो ये हो गए दोनों। उसके अलावा इगा स्विटेक है जो महिला का खिताब जीता है, इसका ये पहला विंबलडन खिताब है भाई, ये इसका पहला विंबलडन खिताब है। तो दोनों नाम याद होने चाहिए। विंबलडन जो प्रतियोगिता हुई थी वो 2025 के अंदर आयोजित हुआ, इसके अंदर महिला के अंदर तो इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है, लेकिन पुरुषों के अंदर जैनिक सिनर जो कि इटली के है। विजेताएं दोनों नाम याद होना चाहिए, विजेता जरूर याद होना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम में उप विजेता भी पूछा गया है तो आप दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
देखिए राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 का भी आयोजन हुआ है और यह प्रतियोगिता कहां पर हुई है? यह प्रतियोगिता हुई है बिहार के अंदर। एक पहला पॉइंट तो यही याद होना चाहिए, यह प्रतियोगिता कहां पर हुई है? तो यह बिहार के अंदर हुई है, ठीक है। और सॉरी मैं गलत बता दिया, यह बिहार ने तो जीता भाई, बिहार तो इसके अंदर विजेता रहा भाई, बिहार तो इसमें विजेता रहा है, लेकिन ये हुई है उत्तराखंड के देहरादून के अंदर, ठीक है ना। उत्तराखंड के देहरादून के अंदर ये हुई है। दूसरी बार विजेता रहा कौन? बिहार। बिहार इस प्रतियोगिता के अंदर दूसरी बार विजेता रहा है। उसके अलावा जो लड़कियों की चैंपियनशिप है वो 8 से 9 जुलाई के बीच में चली थी और लड़कों की जो चैंपियनशिप है वो 12 से 13 जुलाई 2025 के मध्य चली थी। थोड़ा स्पीड अगर ज्यादा हो तो भी बता देना। स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है ना। और ज्यादा ही स्पीड हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, अगली क्लास जो भी आएगी उसके अंदर थोड़ी स्पीड कम कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखने का, राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप 7S प्रतियोगिता जो कहां पर होती है? उत्तराखंड के देहरादून के अंदर यह आयोजित होती है, जिसके अंदर बिहार इसका विजेता रहा है। बिहार इसका दूसरी बार विजेता रहा है। यह ध्यान रखना, बस यही तो ध्यान रखना है, बिहार इसका विजेता रहा है, दूसरी बार विजेता रहा है। उत्तराखंड के देहरादून की यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए जो ये अब कुछ मिसाइलों के बारे में जानकारी दे रखे हैं। पृथ्वी 2 अग्नि फर्स्ट मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो हाल ही में किया गया भाई। हाल ही में पृथ्वी 2 अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और यह परीक्षण कहां से किया गया है? तो ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। और जो पृथ्वी 2 है वो कैसी, अग्नि फर्स्ट और पृथ्वी 2 ये मिसाइलें कैसी है, ये ध्यान रखना। अक्सर प्रश्न ये वाला आता है, ठीक है, वो प्रश्न में पूछता है पृथ्वी 2 अग्नि फर्स्ट मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, तो उसमें आप कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना पृथ्वी और अग्नि फर्स्ट, जो दोनों पृथ्वी 2 अग्नि फर्स्ट है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है ना। और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इसी के तहत इन दोनों को बनाया जा रहा है। और यह 1983 से यह कार्य चल रहा है। 1983 से यह जो विकास कार्यक्रम है ये 1983 से चल रहा है। और कौन चला रहा है? तो ये चला रहा है डीआरडीओ। डीआरडीओ का तो नाम आपने सुना होगा ना। 1 जनवरी 1958 के दिन डीआरडीओ की स्थापना होती है। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मिसाइलें वगैरह बनाने का काम करता भी है भारत सरकार का, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा संगठन मान सकते हो या फिर संगठन, ठीक है ना, एक विभाग है डीआरडीओ, ठीक है ना। 1 जनवरी 1958 नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय। अब देख लीजिएगा सॉरी, अब देखिए वर्तमान के अंदर एक और चीज हुई है। लद्दाख के अंदर आकाश प्राइम का भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। लेकिन यह ध्यान रखना, यह सतह से हवा में मार करने वाली है भाई मिसाइल, ठीक है। अब यहां पर आकाश से ही पता चल रहा है कि भाई ये हवा का ऊपर, सतह से ऊपर जाएगी भाई, आकाश ऊपर है ना, तो मतलब सतह से ऊपर जाएगी। पृथ्वी से और अग्नि से यह पता चल रहा है ये जमीन से ही ताल्लुकात रखने वाले शब्द हैं। मतलब पृथ्वी जमीन, अग्नि भी जमीन पर, तो ये सतह से सतह पर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आकाश वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, इससे नाम से ज्यादा ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सतह से हवा में काम करते हैं या सतह से सतह पर काम करते हैं, ये वाला जरूर याद करेगा क्योंकि प्रश्न वो यहां से बनाता है, ठीक है ना। चलते हैं वर्तमान के अंदर। आपको बता दें जो रो इंटेलिजेंस जो कि एक संस्था है, जो रो है उस रो के नए प्रमुख बना दिए गए हैं, जिसका क्या नाम है? पराग जैन को बनाया गया है। पराग जैन है वो रो के
प्रमुख बने हैं। इनका कार्यकाल कितने साल होने वाला है? 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल होने वाला है, 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। और रवि सिन्हा सेवानिवृत्त, रवि सिन्हा की ये जगह लेने वाले हैं। जो रवि सिन्हा जो पहले से रो के अध्यक्ष थे, उनको जगह अब नए आने वाले हैं पराग जैन, ठीक है। और यह पद 1 जुलाई 2025 को इन्होंने ग्रहण कर लिया है। यह भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। जानकारी थी, मैंने आपके साथ में साझा कर दी। यह वाला देखिए, अभ्यास भी हुआ है जुलाई मंथ के अंदर, इसलिए यह भी आप देख लीजिएगा। टिम्बैक्स अभ्यास 2025, इसका आयोजन वर्तमान के अंदर हुआ है। और यह ध्यान रख लेना, ये कहां पर हुआ है? तो ये सिंगापुर के अंदर हुआ है या दक्षिणी चीन सागर के अंदर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कई कई बार वो जगह पूछ लेता है, लेकिन अक्सर पूछा जाने वाला सवाल कि ये कौन सा संस्करण था, ये संस्करण कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और ये किसके मध्य हुआ है? तो एक तो भारत है, और एक कौन सा देश है? एक नाम से ही पता चल रहा है, सिंगापुर है भाई, सिंगापुर है। 2 देशों के मध्य हुआ है ये, एक तो सिंगापुर, एक भारत। ये कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप नाम तो हर कोई बता देगा, लेकिन संस्करण पूछेगा तो काफी बच्चे नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, ये 32वां संस्करण था, जुलाई के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? तो सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर के अंदर हुआ है। भारत ने हिस्सा लिया था, भारत और सिंगापुर दोनों देशों ने मध्य हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे है भाई, मित्र शक्ति है जो श्रीलंका के मध्य हुआ है, एक श्रीलंका के मध्य होता है। सूर्य ग्रहण नेपाल के मध्य होता है। गरुड़ इंडोनेशिया के मध्य होता है। उसके अलावा डस्ट लिक जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और खंजर जो कि किर्गिस्तान और भारत के मध्य होता है। मालाबार एक्सरसाइज भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य होता है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन यहां पर आपके आई है सिम्बक्स और साइक्लोन भी आपको ध्यान रखनी है, भारत और मिस्र के मध्य। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखने की पूरी कोशिश करें। 1% जरूर आता है इसमें से, जो भी अभ्यास होता है चर्चा में, उससे 1% जरूर बनता है। तो आपको याद रखना, धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के मध्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद में चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, ठीक है ना। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव जो कहां पर बना है और कौन सा गांव का क्या नाम है, यह आपको बताना है। तो आपको बता दें, यह गांव सिक्किम के अंदर बना है और गांव का क्या नाम रखा गया है? याकतेन गांव का नाम रखा गई। सिक्किम राज्य के अंदर याकतेन गांव का नाम है, जो कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव बन चुका है। इसलिए आपको यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। गंगटोक यहां की राजधानी है। गवर्नर वर्तमान में ओम प्रकाश माथुर जी साहब है भाई, ओम प्रकाश माथुर जी यहां पर गवर्नर जनरल है ना, सॉरी जनरल ऐसे आ गया, गवर्नर साहब है, ठीक है ना। और कंचनजंगा जो कि कहां पर पड़ते हैं? सिक्किम में। ये भी आपको पता होना चाहिए, कंचनजंगा नाम आता है, कई बार पूछा जाता है ये कौन से राज्य के अंदर है, ये छोटी, तो ये ध्यान रखना सिक्किम राज्य के अंदर है। और भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कहां बना है? तो ये बना आपके सिक्किम के अंदर। लो भाई, ये भी एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है। मछलीपट्टनम बंदरगाह जो हाल ही के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ था, और ये चर्चा क्यों रही थी? क्योंकि इसका 2026 के अंदर क्या होने जा रहा है? पुनर्द्वार हो जाएगा 2026 के अंदर। यह स्थान कहां पर है? तो यह स्थान ध्यान रखना, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर यह स्थान पड़ता है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो यह ध्यान रख लेना। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य के अंदर है? तो आपको बता देना है आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, मैंने वही डेज शामिल किए हैं, क्योंकि एक साथ पूरे जुलाई के अगर साथ में शामिल करता तो फिर दिक्कत होती, याद करने में भी दिक्कत आती। लेकिन आपको
सेकंड वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट दिन बन सकते हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए। अब देखिए 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, मलाला दिवस। मलाला दिवस, ये मलाला वही है भाई, आप जैसे सोच रहे हो पाकिस्तान वाली है ना। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये भी वही है जो आप सोच रहे हो, दक्षिण अफ्रीका के गांधी, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी, जो कि 18 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, और 12 जुलाई भी मलाला दिवस के रूप में। तीनों दिन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला आ गया। अब देखिए भारत का पहला एक्वाटेक, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है वो किस जगह पर बना है, तो किस राज्य में बना है, तो ध्यान रखना सोनापुर या सोनपुर, असम के अंदर ये बनने जा रहा है या बन गया है। अभी बनेगा भाई, क्योंकि असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा, जो कि इसका उद्घाटन करे हैं। और ये क्या है, तो ये मछली पालन के लिए बना रहे हैं। मछली पालन की जो आधुनिक तरीका को अपनाने के लिए, आधुनिक विधि, आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक्वाटेक पार्क बनाए जा रहे हैं। कहां पर, असम राज्य के अंदर। कहां पर, सोनपुर या सोनापुर। चलते हैं अभी और बहुत सॉरी अभी और साइड है, स्लाइड है बहुत बड़ी, लेकिन अभी हम किस पे थे, यहां पर थे, यहां पर थे ना। अरे अब देखिए ये आ गया, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ है ना, रेलवे सुरक्षा बल, जिसके पहली महिला महानिदेशक बनी है वर्तमान के अंदर हाल ही में। तो ये कौन बनी है, तो नाम ध्यान रखना, सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। और ये 1993 की बैच की क्या है, आईपीएस अधिकारी है। किस राज्य के, मध्य प्रदेश कैडर की भाई, मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का पहला महिला महानिदेशक बनाया गया, ठीक है ना। और ये 31 जुलाई 2025 से अपना पद ग्रहण करेगी। उसके अलावा 31 अक्टूबर 2026 तक ये पद पर अपने बनी रहेगी। 2026 तक वो अपने पद पर बनी रहेगी। तो ये जानकारी थी, तो ध्यान रखना। अब देखिए कुछ नवीनतम हाल ही में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, और ये नियुक्ति देखिए, नवीनतम मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। अब देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के भी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, जिसका नाम है जस्टिस संजीव सचदेवा, ठीक है। उसके अलावा झारखंड के बने हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के बने हैं जस्टिस विभू बाखरू, गुवाहाटी हाईकोर्ट के बने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार, और पटना के बने हैं जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली, है ना। तो वही ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के जस्टिस संजीव सचदेवा, झारखंड के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के जस्टिस विभू बाखरू, और गुवाहाटी के जस्टिस आशुतोष कुमार, और पटना के बने जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली। ये तो भाई याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट तरीका तो कोई है नहीं, ठीक है ना। अब याद ही करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के संजीव जी हैं, झारखंड के त्रिलोक जी हैं, कर्नाटक के विभू बाखरू जी, गुवाहाटी के आशुतोष जी कुमार जी, पटना के बने हैं विपुल मनु भाई पंचोली जी। तो ये नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब याद बार बार क्लास को देखने या फिर रिवीजन करने से ही ये याद होने वाला, भी ऐसे तो याद होने वाले है नहीं। अब देखिए अगले स्लाइड पर, जो कि फीफा विश्व कप, फीफा क्लब विश्व कप है, वो विश्व कप अलग होता है, ये क्लब लग रखा है, तो ये अलग है भाई, ठीक है ना। देखिए इसका विजेता रहा है चेल्सी, जो कि इंग्लैंड की है।
इसकी विजेता रही है। उप विजेता जो कि पेरिस सेंट जो जर्मन सेंट जर्मन, ठीक है ना, ये रही है भाई उप विजेता जो कि फ्रांस की है। तो ये ध्यान रख लेना, आपने ये ध्यान रख लेना, चेल्सी इंग्लैंड जो कि इसकी विजेता रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं आप, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, खेल प्रतियोगिता से पूछ लेते हैं, स्पोर्ट्स से तो सबसे ज्यादा उनका फोकस रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप खेल प्रतियोगिताओं पर भी विशेष ध्यान दें। चलें आगे। अब देखिए कुछ राज्यों के वर्तमान के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर न्यायाधीश भी बनाए गए हैं। अब देखिए न्यायाधीश, अरे सॉरी, न्यायाधीश वाला तो हमने पढ़ लिया है। कुछ राज्य के उपराज्यपाल बने। देखिए लद्दाख के बने हैं, LG-BD मिश्रा के इस्तीफे के बाद में किसको वहां का बना दिया गया है? कविंदर गुप्ता को। ये इंपॉर्टेंट नाम, कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया बना दिया भाई। और क्या बना दिया गया है? उपराज्यपाल, ठीक है। असीम कुमार घोष को बना दिया गया है हरियाणा का। असीम कुमार घोष को हरियाणा राज्य का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। और पुषापति अशोक गजपति राजू को गोवा राज्य का उपराज्यपाल या फिर राज्यपाल बना दिया गया है। नाम तीनों है, तीनों इंपोर्टेंट थे, मैंने तीनों के तीनों यहां पर आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। लद्दाख के बने कविंदर गुप्ता, असीम कुमार घोष जो कि बन गए हरियाणा के, पुषापति अशोक गजपति राजू जो कि बन गए हैं गोवा के। ये तीनों, ये तो याद करने पड़ेंगे, ये सबसे मुश्किल काम ही यही है जो इनके नाम याद करना भी। अब आप असीम कुमार हरियाणा के, राजू जी गोवा के और कविंदर जी गुप्ता लद्दाख के बने। अब याद ही करना पड़ेगा भाई, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, ना तो मुख्य न्यायाधीश और ना ही राज्यपाल। अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा। अब कैसे भी याद कर लीजिएगा, राजू जी गोवा जी के बन गए, है ना, और असीम कुमार घोष हरियाणा के बन चुके। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली एक योजना है भाई, यह योजना स्टार्ट हुई है हाल ही के अंदर, तो देख लीजिएगा। गज मित्र योजना जो किस राज्य के हैं? असम राज्य के हैं। असम के अंदर यह योजना स्टार्ट हुई है। क्या यह इस नाम से भी पता चल रहा है, गज यानी हाथी, तो हाथी से संबंधित है, यह भी आप ध्यान रख सकते हो, हाथियों से संबंधित है। और क्या लक्ष्य रखा गया है? मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष हो रहा है, बीच संघर्ष है, संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, उसको रोकना। क्योंकि असम के अंदर वहां हाथियों का आतंक है भाई, वहां पर फसलें वगैरह खराब करते हैं, वहां पर बस्ती में भी घुस जाते हैं हाथी, मतलब जहां पर लोग निवास करते हैं, इसलिए वहां हाथियों का बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है, ठीक है ना। इसी कारण वहां पर मानव और हाथियों दोनों के संघर्ष को कम करने के लिए सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है, गज मित्र योजना। अब आपको तो यही याद रखना है, ये योजना किस राज्य की है? असम राज्य के, ठीक है। क्या लक्ष्य रखा गया है? मनुष्य और हाथियों के बीच में जो संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उस संघर्ष को क्या करना है? कम करना है। चलें आगे, एक और अभ्यास ही हुआ है, और यह अभ्यास देखिए, यह अभ्यास जहां माता अभ्यास के नाम से प्रसिद्ध है, और यह अभ्यास प्रसिद्ध अभी है। और यह स्थान कहां पर हुआ है? तो चेन्नई के तट पर हुआ है। और यह कब से कब तक हुआ? 7 से 12 जुलाई 2025 के मध्य हुआ है। और यह कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है? भारत और जापान के मध्य हुआ है। एक बार मैं फिर से बता दे दो, मालाबार एक्सरसाइज भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा धर्म गोर्जन जिसके अंदर भारत और जापान हिस्सा लेते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना। और एक और एक्सरसाइज है एक्वेरियन जो कि भारत और मालदीव, सिम्बैक्स अभी बताया था, भारत और सिंगापुर। उसके अलावा सूर्य किरण जो कि नेपाल, उसके अलावा क्या नाम है? खंजर भारत और किर्गिस्तान, है ना। डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान, गरुड़ भारत और इंडोनेशिया। ये बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन अक्सर आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि 1% एक्सरसाइज में से जरूर आता है। अगला देखिए, 53वीं आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कहां पर हुआ? ये होने जा रही है, या फिर आगे होगी भी, या आगे होने वाली है, इसलिए हमने बता दिया कि 19 से 25 अक्टूबर 2025 के मध्य यह प्रतियोगिता जकार्ता
इंडोनेशिया के अंदर होगा, ठीक है ना। ये प्रतियोगिता वहां पर होने वाली है। 53वीं आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, या जिम्नास्टिक था फिर, ये थोड़ा गलत लिख रखा है ना। ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, जकार्ता का अंदर क्या है, आसियान का हेडक्वार्टर है ना भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही है। 1967 के अंदर जिसकी स्थापना होती है ना। आप देख लीजिएगा आगे एक और अवार्ड दे रखा है, हाँ एक अवार्ड है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएट वेलवितियाव्या मिराबिलस, कुछ अजीब सा नाम है लेकिन है भाई, क्या कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएट वेलवितिया मिराबिलिस, ये किस देश के द्वारा दिया गया, नामीबिया देश के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया, देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को ना, ये नाम आप ध्यान रख लीजिए। अब ये इतना ही ध्यान रखना है, ये अवार्ड है किस देश ने दिया, नामीबिया देश ने दिया। पीएम नरेंद्र मोदी को ये दिया, किसने दिया, वहां के राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है, नेटुम्बो नदी नदेत्वा, नेटुम्बो नदी नदेत्वा द्वारा ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया अभी हाल ही के अंदर, जुलाई के सेकंड वीक के अंदर, ठीक है ना। और राजधानी कौन सी यहाँ की, विंडहॉक। यह देश कहां पर पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका का देश है भाई, यह भी ध्यान रख लेना। यहां पर मुद्रा चलती है नामीबियाई डॉलर, यहां पर मुद्रा चलती है नामीबियाई डॉलर। ये आप ढंग से देख लेना ये अवार्ड, क्योंकि इस अवार्ड के अंदर नाम नहीं दिखाई दे रहा है कि किस देश से दिया गया, इसीलिए ये पूछने की ज्यादा संभावना बन जाती है। किस देश से है, तो नामीबिया देश से। चलते हैं, ये देखिए डीजी लक्ष्मी योजना, डीजी लक्ष्मी योजना जो किस राज्य के अंदर स्टार्ट हुई है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है। क्या इसका उद्देश्य रखा गया है, क्या इसका लक्ष्य रखा गया है, तो शहरी महिलाओं को डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाना। जो शहर में निवास करने वाली महिलाएं हैं उनको सबको डिजिटल सेवाओं के अंदर क्या बनाना है, सशक्त बनाना है, यही इसका उद्देश्य है। तो आपको तो इतना ही याद रखना है, डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है, आंध्र प्रदेश ने याद नहीं की है। अभी एक थोड़ी देर पहले पढ़नी थी अपने, गज मित्र योजना, वो किस राज्य ने स्टार्ट की है, तो असम राज्य ने, ठीक है ना। अभी पूरा का पूरा रिविजन करने वाले हैं अभी वापस, ठीक है ना। अब धैर्य बना के रखे भाई। बस यहां तक ही स्लाइडें थी, अब हम ना ये हो गया है, लेकिन अब हम पूरा का पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था, आज हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनेस्को जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 के दिन की गई थी। यूनेस्को के अंदर वर्तमान के अंदर भारत में 44 साइट हो चुकी है। 43वीं असम के अंदर जो अहोम राजवंश था उसके वो क्या थे, शमशान दफनाने की जगह को शामिल किया गया था। 44वीं अपनी अभी शामिल हुआ है, वो हुआ है मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है। इसके अंदर महाराष्ट्र के तो 11 किले हैं, उसके अलावा तमिलनाडु का एक किला इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। यह तो हो गई इसके बारे में जानकारी। उसके अलावा 43वीं जो कि अभी 43वीं हो गया, 47वां जो वार्षिक सत्र है वो ही 6 से 16 जुलाई 2025 के मध्य चला था, और ये पेरिस फ्रांस के अंदर चला था। इसी के अंदर इस 44वीं साइट को शामिल किया गया था। उसके अलावा मराठा जो परिदृश्य है, मराठाओं का जो ये काल है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य है भाई, ठीक है ना। अब देखिए अगले स्लाइड में, देखिए जो यूनेस्को की साइट है उस यूनेस्को में सबसे ज्यादा स्थल किस देश के, तो यूनेस्को के अंदर सबसे ज्यादा स्थल आपके इटली और चीन के लगभग 60 के आसपास है। 44 स्थलों के साथ भारत का स्थान कौन सा पड़ता है, 6ठे नंबर पर पड़ता है भारत का स्थान, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए, 6ठा क्रम पड़ता है भारत का। और एशिया के अंदर अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो दूसरे क्रम पर पड़ता है। पहले भारतीय स्थल कौन कौन से थे जो कि 1983 के अंदर शामिल कर दिए गए थे, एक तो था अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। उसके अलावा ताजमहल और आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश से था, इनको भी 1983 के अंदर ही
शामिल किया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारे साइट है भाई। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2 शहर भी शामिल है भाई, आपको पता होगा, अहमदाबाद और जयपुर है ना। राजस्थान से 6 किले भी इसमें शामिल है ना। जंतर मंतर को भी शामिल कर दिया गया 2010 में। तो ये बहुत सारे हैं भाई, लेकिन आपको मेन जो अभी इस वाली स्लाइड के अंदर जो 44वां साइट का नाम ध्यान रखना है, मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है। उसके अलावा 194 सदस्य है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 के दिन की गई। 12 इसके सहयोगी सदस्य हैं और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंदर, पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है भाई शहर, ठीक है ना। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और सॉरी आंड्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं, जो कि इसके महानिदेशक है, किसके, यूनेस्को के, ठीक है। अगले साइड देखिए 40वीं स्लाइड जो कि 40वीं जो कि साइट थी यूनेस्को की, जो कि धोलावीरा थी, जो 2021 के अंदर शामिल हुई थी, ये गुजरात से थी, ठीक है ना। उसके बाद में 41वीं शांति निकेतन जो कि 2023 के अंदर पश्चिम बंगाल से थी। 42वीं वेलूर, हलबेट और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर जो 2023 के अंदर कर्नाटक राज्य से शामिल किए थे। और 43 भी हमने पहले से ही देख लिए। मिजोरम के लुंगफुन रायपोई को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, बार बार ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 1861 के अंदर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन, और पहले अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक। यहां पर वो मैंने लिखा है, वो अलग है भाई, ये अलग है, ठीक है ना। वो देहरादून वाला वो बात अलग है भाई, ठीक है ना, वो मैंने वहां लिखाई थी, वो अलग है। वर्तमान महानिदेशक इसके युद्धवीर सिंह अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है। अगला देखिए, जो अभी पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, जिसने पहली बार उसने जिम्मेदारी ली थी कि यह हमला हमने ही कराया था, तो उस संगठन को अमेरिका द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में घोषित कर दिया गया। यह हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसका जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और यह संगठन पाकिस्तान का है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के अंदर भी इसका हाथ माना जाता है। और इसका स्थापना है वो मोहम्मद अब्बास शेख और बासित अहमद डार ने की थी। अगला है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट की जाती है। 18 जुलाई 2025 को इसकी स्थापना कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में भी कहां पर, दुर्गापुर के अंदर। 1190 करोड़ की राशि इस पे खर्च होने वाली है। दुर्गापुरा हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नाम से ये इसको स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट को। जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन जो कि इसको स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए 87वें जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज खेल के, उनका नाम है एरा हरिकृष्ण, तमिलनाडु के हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। अभी 87वें ग्रैंड मास्टर बने और ये प्रतियोगिता फ्रांस के लाग प्लेग्रे वहां पर आयोजित हुई थी। और उसके अलावा जो 86वें थे LR श्री हरि, ये 86वें थे। और विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज के पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कोनेरू हम्पी जो कि 2002 में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है शतरंज की, ठीक है ना। तो वो आपको चारों नाम याद होने चाहिए। 2002 में कोनेरू हम्पी, 1998 विश्वनाथ आनंद, और ये अभी 86 वाला आपको बताया था। गोविंद मोहन जो कि गृह सचिव केंद्र सरकार के, इनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो 22 अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। उज्जवल निकम, सी सदानंदन, मास्टर हर्षवर्धन श्रृंखला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इन चारों नाम को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर इन चारों को मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति महोदय द्वारा, जो कि 12 सदस्य मनोनीत करने का यह नियम है, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज से इनको मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। उसके अलावा हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं या फिर सेवा मुक्त हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों, मैं बार बार बोल रहा हूं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये आप ध्यान रखना। टोटल अधिकतम 250 है, लेकिन वर्तमान के अंदर 238 सदस्यों का चुनाव होता है भाई, ठीक है ना।
और इसके अंदर भी 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का देश है बोलिविया, जहां पर खसरा और रुबेला जैसी एक भयानक बीमारी फैली, जिसके कारण भारत ने वहां पर सहायता के रूप में 3 लाख की खुराक भेजी है। लापाज राजधानी बोलिवियानो, वहां की मुद्रा लुइस आर्चे कैटो कोरा राष्ट्रपति। तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है 2025, जिसके अंदर ये मैड्रिड स्पेन के अंदर हुई है 13 जुलाई 2025 को। इसके अंदर भारत ने 1 रजत 2 कांस्य पदक जीते, जिसके अंदर ज्योति सुरेरवा वेनम जिसने रजत पदक जीता है, ये नाम तो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ये दोनों टीम के रूप में जीते हैं, ठीक है ना। ज्योति सुरेरवा वेनम, परनीत कौर, प्रतिका प्रदीप, ज्योति सुरेरवा वेनम और ऋषभ यादव, ये दोनों टीम के रूप में, वो अकेली व्यक्तिगत रूप में जीता है, ठीक है। आगे विमल्डन का जो पुरुष का एकल का खिताब है वो तो आपके जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने जीता है। और महिला के रूप में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है, इन्होंने जीता है। और ईगा स्विटेक का यह पहला खिताब है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025, जिसकी विजेता टीम रही है बिहार। इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून के अंदर किया गया। दूसरी बार इसका बिहार ने ये प्रतियोगिता जीती है। लड़कियों की चैंपियनशिप, ये बता दें आप, तारीख लिख रखी है, कोई बता नहीं, जुलाई के अंदर ये प्रतियोगिता हुई। आप इतना याद रख ले, तारीख याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अग्नि फर्स्ट, पृथ्वी 2 इन मिसाइलों का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया, ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। पृथ्वी और अग्नि दोनों सतह से सतह पर मार करने वाली है, जबकि आकाश सतह से हवा में मार करने वाली है। ये चीजें आपको रो के प्रमुख बने हैं पराग जैन, जो कि 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहने वाला है। रवि सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया है। टिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है, 32वां संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और सिंगापुर के मध्य। कहां पर हुआ? सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर। भारत का पहला डिजिटल गोमंतु गांव बना है, यह सिक्किम के अंदर बना है, याकतेन नाम से, ठीक है ना। और ये प्रेम सिंह तवांग वहां के मुख्यमंत्री, और ओम प्रकाश माथुर वहां के गवर्नर, और कंचनजंगा छोटी भी वहीं पर है। भाई कुछ याद हो रहा है भाई? मछलीपट्टनम बंदरगाह, मैंने कोशिश पूरी की भाई, और वो भी कोशिश साथ में रखनी पड़ती है कि क्लास लंबी भी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि यही तो फिर लंबी हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए साथ साथ में रिदम बना रहे। मछलीपट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसका पुनर्द्वार 2026 के अंदर होने वाला है भाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, और 12 जुलाई को मलाला दिवस। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो कि सोनापुर असम के अंदर बना है, और इसके उद्घाटन हेमंत बिस्वा जी ने किया। रेलवे सुरक्षा बल के जो कि पहली महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है, 1993 बैच की मध्य प्रदेश की आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि 31 जुलाई को यह पद ग्रहण। नए मुख्य न्यायाधीश बने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने संजीव सचदेवा, झारखंड के तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के जस्टिस विभू बाखरू, गुवाहाटी के जस्टिस आशुतोष कुमार, और पटना के बने जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। फीफा क्लब विश्व 2025 का आयोजन हुआ है। इसके अंदर विजेता रहे क्लब के चेल्सी इंग्लैंड, और उप विजेता रहे पेरिस के सेंट जर्मेन, ठीक है ना। उपराज्यपाल का बने हैं अभी नवीनतम, लद्दाख के तो बने कविंदर गुप्ता, और असीम कुमार घोष को हरियाणा का बनाया गया है। उसके अलावा पुसापति अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल बने। गज मित्र योजना जो कि असम राज्य की है, मनुष्य और हाथियों के बीच में संघर्ष को कम करना। जामाता अभ्यास जो कि भारत और जापान के मध्य आयोजित हुआ है, स्थान चेन्नई तट पर हुआ है, और 7 से 12 जुलाई, आप जुलाई में याद रख लेना, ठीक है ना। 53वीं आर्टिस्टिस जिस्ना या फिर जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, जो कि 19 से 25 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनएसिएट वैल्यूटिविया मिराबिलिस, यह अवार्ड नामीबिया की सरकार द्वारा वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। राजधानी विंडहोक है वहां के, नेटुबो नदी नदेवतवा वहां के राष्ट्रपति, और नामीबियाई डॉलर वहां की मुद्रा। डिजी लक्ष्मी योजना जो कि आंध्र प्रदेश की है, जो कि शहरी महिलाओं को डिजिटल सेवाओं में सशक्त बनाना। यह था आज के करंट अफेयर्स, जो कि जुलाई का 2nd वीक था। मैंने पूरी कोशिश की है
कि पूरा वीक को समेटने की जो भी इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैंने पूरे के पूरे इस क्लास के अंदर ऐड कर दिए। आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और तब तक के लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। और आप इस क्लास को पूरा देखने के बाद में ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और क्या आप इस क्लास के अंदर ऐड और करना चाहते हैं, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बुरा भी लगा हो तो भी जरूर बताइएगा।